18 বাংলা খবর দিনভর নিয়ে আমি রুমেলা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। থ্রুআউট আমরা নেপালের খবর আপনাদের সামনে রাখছি। নেপালের পরিস্থিতি, নেপালের বিপর্যয়ের পরবর্তী পরিস্থিতি, সব ছবি সবার আগে আমরা তুলে ধরছি। কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছে যে এই বিপর্যয়ের পেছনে কে, কার হাত, কেন ঘটলো। আচ্ছা, প্রশ্ন উঠছে এখন যে চীনের জন্যই নেপালে এত প্রাণহানি। তিব্বতে হিমবাহ ভাঙার খবর দিতে দেরি করলো চীন। নেপালকে নাকি বিপর্যয়ের খবরই দেওয়া হয়নি, আগাম অ্যালার্ট করা হয়নি। এবার আমরা যদি দেখি তাহলে তিব্বতের থেকে 2 ঘন্টা 15 মিনিট পিছিয়ে নেপাল। তিব্বতে হিমবাহ ভাঙে কটায়? সকাল 10:30 নাগাদ। তিব্বতে যখন সকাল 10:30, নেপালে তখন 8:15, সকাল 9টা। বিপর্যয় আছড়ে পড়ে রসুয়া গাধিতে। আগে খবর পেলে 45 মিনিট এই সময়, সেটাও তো পাওয়া যেত। 45 মিনিট নেপাল সময় পেলে তাহলে কিছু প্রাণহানি তো আটকানো যেত। বিপর্যয় নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি নেপাল মিডিয়ার একাংশের। আগে থেকে খবর না থাকায় কি এই ঘটনা, এত প্রাণহানি? চীনের জন্যই নেপালে এত প্রাণহানি? তিব্বতে হিমবাহ ভাঙার খবর দিতে কি দেরি করে চীন? নেপালকে নাকি বিপর্যয়ের খবরই দেওয়া হয়নি আগে থেকে। তিব্বতের থেকে যেখানে 2 ঘন্টা 15 মিনিট পিছিয়ে নেপাল, সেখানে আগেই পরিস্থিতি সম্পর্কে অ্যালার্ট করা কি যেত না? তিব্বতে হিমবাহ ভাঙে সকাল 10:30 নাগাদ। তিব্বতে যখন সকাল 10:30, তখন নেপালে 8:15। সকাল 9টায় বিপর্যয় আছড়ে পড়ে রসুয়া গাধিতে। তাহলে নেপালে 8:15 যখন ঘড়িতে সময়, তখন তিব্বতে বিপর্যয় অলরেডি স্টার্টেড। কিন্তু 9টায় যখন নেপালে আছড়ে পড়লো এই বিপর্যয়, এই যে 45 মিনিট সময়, এই 45 মিনিট সময় কেন অ্যালার্ট করা গেল না? 45 মিনিট সময় যদি নেপাল পেত তাহলে আগে থেকে অ্যালার্ট থেকে প্রাণহানি, এত প্রাণহানি রোখা হয়তো সম্ভব হতো। বিপর্যয় নিয়ে কিন্তু এই চাঞ্চল্যকর দাবি নেপাল মিডিয়ার একাংশের। রিয়েল টাইম হাইড্রোলজিক্যাল ইনফরমেশন শেয়ারিং যাকে আমরা বলি নেপাল আর তিব্বতের মধ্যে, সেখানে কোনো খামতি থেকে গেল কি? আর্লি ওয়ার্নিং, ডিজাস্টার প্রিপেয়ারনেস, তার বিফলতা কি এই বিপর্যয় ডেকে আনলো নেপালের বুকে? কথা বলবো নেপালের সিনিयर जर्नलिस्ट नम्रता शर्मा রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। नम्रता, क्या नेपाल के पास इस तरह की फ्लैश फ्लड की कोई पर्याप्त अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं थी? हेलो। हाँ, एक्चुअली अर्ली वार्निंग सिस्टम तो नेपाल में है, लेकिन जब मैं ये अभी का जो हादसा देख रही हूँ, मुझे भी क्वेश्चन आ रहा है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या हुआ। तो एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि नेपाल का अर्ली वार्निंग सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होगा शायद। पहले वार्निंग तो नहीं था। हालांकि ये रेनी सीजन में रेन इंड्यूस्ड फ्लड्स का गवर्नमेंट बहुत तरह से पहले से सावधानी तो ले रही थी, लेकिन अभी जो भोटेकोशी में हुआ उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम का कोई बात नहीं हुई। तो नेपाल के अंदर का अर्ली वार्निंग सिस्टम इतना हाईली सोफिस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसे लग कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, अभी इस टाइम जो फ्लड भोटेकोशी में हुआ है, अभी कर रहे हैं कि तिब्बत में जो आइस उसके कारण ये ग्लेशियर लेक बर्फ के कारण हुआ है। एग्जैक्ट कब हुआ है ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने जब स्टडी कर रही थी मुझे दिखाई दे रहा था कि काफी साइंटिस्ट लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी ये रेन इंड्यूस्ड डिजास्टर नहीं है। तो ये लाइक पहले से कुछ वहां पर हुआ, इसके कारण हो सकता है। तो मुझे सोच रही हूँ कि मैं वो तिब्बतन जो ऑक्यूपाइड रीजन है चाइना का, वहाँ का अर्ली वार्निंग सिस्टम भी क्या था। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का बात ज्यादा नहीं निकल रहा है अभी,
कि क्यों ये सब नहीं हुआ। तो इस डिजास्टर के पीछे कारण क्या हो सकती है? जलवायु परिवर्तन, अनियोजित निर्माण, कमजोर आपदा प्रबंधन व्यवस्था, क्या हो सकती है? देखिए, इसका एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं जो स्टडी कर रही हूँ, मुझे लगता है ये अलग अलग चीज का कॉम्बाइंड इफेक्ट है। डेफिनेटली जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट तो डेफिनेटली है ही। ये अदर थिंग मैं जो स्टडी कर रही हूँ और यहाँ पर हमारे रिसर्च का इंफॉर्मेशन आ रहा है, अभी अफेक्टेड हुआ है। ये जियोलॉजिकली वेरी फ्रेजाइल एरिया है। ये माउंटेन्स है, रिवर्स है, हाई हिमालय है, राइट? तो ये एरिया में जितना भी आई मीन अर्ली वार्निंग सिस्टम का भी हो सकता है, लेकिन जब डिजास्टर हैपन करते इमीडिएटली वो किस चीज से हुआ है ये डायरेक्ट। नम्रता जी, एक बात बस आपसे पूछना चाहूंगी कि 2 घंटा 15 मिनट का डिफरेंस है तिब्बत से नेपाल का, राइट? तो ये जो रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग अगर ये होता, अगर कोई चेतावनी मिलती, तो क्या ये आपदा को रोका जा सकता? रोका तो नहीं जा सकता, ये इतना कैजुअलिटी ये तो नहीं होता ना। देखिए, अभी मैं आपको ये पूरा डिजास्टर रोका जा सकता तो ऐसा मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि जिस किस्म का डिजास्टर हो रहा है वो मुझे नहीं लगता है वो कम्प्लीटली रोका जा सकता था। मुझे लगता है यहाँ कंबाइंड के अभी मुझे लगता है ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा बढ़ रहा है, उन लोग को क्वेश्चन करना चाहिए कि नेपाल जो वन ऑफ द ऑक्सीजन क्रिएटिंग कंट्री के रूप में माना जा रहा है, नेपाल एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग में नेपाल का हाथ नहीं है। नेपाल में ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज करने का हाथ है। तो नेपाल जैसे कंट्रीज क्यों अफेक्ट हो रहे हैं? ये पूरा ग्लोबल वार्मिंग तो वन है ही। The other thing is फ्रेजाइल टेरिटरीज जो हमारे कंट्री के हैं, ये कंट्री के डिजास्टर स्टॉप करने में पूरा साउथ एशियन कंट्रीज बनना जरूरी है। सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट मुझे लगता है अब फ्यूचर ऐसा ना हो कि करने के लिए एक इनिशिएटिव लेके पूरा साउथ एशियन कंट्रीज टुगेदर होके डिजास्टर मिटिगेट करने की तरफ लगना चाहिए। तो एक्चुअली साउथ एशिया में जब डिजास्टर होता है, the fast help comes from India. And I think all of the countries are very happy with that, and we are very grateful. India support करने के लिए आते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये इस टाइप का हादसा क्यों हो रहा है? अभी जैसे मैं यहाँ पर भी रिसर्च करके देख रही हूँ, आप लोग का न्यूज, आप लोग भी रिसर्च करके साइंटिस्ट, प्रोफेसर सबसे बात कर रहे हैं कि कोई भी पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकता है कि इस कारण हुआ है। तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, आप जर्नलिस्ट तो मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कर सकती हूँ कि अर्ली वार्निंग सिस्टम इफेक्टिव बनाना एकदम जरूरी है, और वो अर्ली वार्निंग सिस्टम ये साउथ एशियन लेवल पे हम लोग सब मिलकर करना चाहिए, और इस तरह से करना चाहिए कि फ्रेजाइल टेरिटरीज, जी नम्रता, अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया।